हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय शिवम। और सामने आपकी स्क्रीन पे है मेंस के एग्जाम का पूरा पैटर्न, राइट। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स का पूरे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में ही फिल करना होगा, मई में एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, और जो क्वालिफाई करेंगे वो सितंबर में देंगे मेंस, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में कितने पेपर देने होते हैं और फिर क्या होता है, इसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनको बाद में इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। तो मेंस में पेपर कितने होते हैं बेसिकली हम बिल्कुल स्क्रैच से जानेंगे, एबीसीडी से बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप चाहें तो इसको जो है लाइक करके पॉज करके बाद में स्पीड बढ़ा के जैसे चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं वक्त के अनुसार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में एक आउटलाइन देता हूं कि सबसे पहले एक एसए का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनमें सिर्फ पास करना होता है आपको, ये मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आपका जीएस पेपर 1 होता है जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी का होता है। फिर ऐसे ही जीएस पेपर 2 होता है जो कि पॉलिटी का होता है। फिर जीएस पेपर 3, फिर जीएस पेपर 4, और फिर आपके ऑप्शनल के 2 पेपर। अभी हम लोग डिटेल में अब इनको देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने पेपर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इनमें से 2 आपके हो गए क्वालिफाइंग नेचर के, यानी ये मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो मेरिट में आपके काउंट होंगे 7 पेपर, ठीक है। तो उन सबका सिलेबस और सोर्सेज को हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है। You can read about me here, and on the basis of my experience of giving mains 3 times, I will tell you some of the reliable sources and other details. सिलेबस पे डिटेल में आने से पहले एक बार मार्क्स देख लेते हैं। तो पेपर ए और पेपर बी जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये 300 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर इसमें लाने पड़ते हैं मिनिमम, दैट इज 25%। और क्या इनमें पूछा जाता है ये भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक ये हैं आपके वो पेपर जिन पे बनती है मेरिट, ठीक है। ये मेरिट इन्हीं पे बनेगी। तो इनको अगर आप देखेंगे तो 250 मार्क्स का ऐसे हो गया। फिर जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक ये भी 250 मार्क्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑप्शनल, तो टोटल आपका हो गया 1750 मार्क्स। 1750 ये हो गया मेंस का, इस पे बनेगी मेरिट, और जो इसे क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर देंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 275 का। तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो हैं आपके 2025, 2025 में से जो है मेरिट बनती है, ठीक है। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस को बताने से पहले हर बार मेंशन करता है, पर मिस हो जाती हैं कई बार, तो इसलिए मैंने इनको नाम दिया है द मिसिंग लाइंस का, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन का जो इंटेंशन है वो ये है कि ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट और डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है हमें एग्जामिन करनी है, ठीक है, रादर देन केवल इंफॉर्मेशन और मेमोरी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, तो उसमें मतलब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, वे फॉरवर्ड, इस तरह से आपको पूरा एनालाइज करके एनालिटिकली लिखना है, ठीक है। केवल आपको जो है सीधा सीधा लिख करके बिना किसी सोच समझ, कोई उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स उसमें नहीं अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात होगी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में इनका कहना ये कि कोई भी स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी, किसी एक टॉपिक पे थीसिस टाइप नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक वेल एजुकेटेड पर्सन आंसर कर सकता है, उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे किसमें, जीएस के पेपर 2 से पेपर 5 तक। अब पेपर 2 क्या है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है जीएस पेपर 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये ऐसे प्लस जीएस 1 2 3 4, इनके सबका जो स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का वो ऐसा रहेगा कि वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वो इनको आंसर कर सकता है विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मजाक भी है, कई बार क्वेश्चन बड़े डीपली पूछ लेते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि द क्वेश्चंस विल बी सच एज टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट विच विल हैव रेलेवेंस टू द करियर इन सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जनरल अवेयरनेस के उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है करंट अफेयर्स में आप कुछ फालतू का करंट अफेयर तो नहीं पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में पता लगा जो है गुलाम नबी आज़ाद ने कब कांग्रेस छोड़ दी, गद्दाफी कैसे मारा गया, इन सब पे वीडियोस बने हुए हैं जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट है, यूपीएससी कभी नहीं इनसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बड़ा फिल्टर करना है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं करंट के तो आपको बड़ा फिल्टर करना है, और दूसरा आपको मैगजीन्स पे स्टिक रहना है, और अगर आपको डिजिटली देखना है तो पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, बाकी और रिसोर्सेज हैं जिन पे हम लोग आगे बात करेंगे,
ठीक है। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 4 में हम आ जाते हैं। इसमें इनका कहना ये है कि द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेवेंट इश्यूज, एबिलिटी टू एनालाइज, ये देख रहे हैं, एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक अ व्यू ऑन कंफ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, अब जैसे कन्फ्लिक्ट क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ऐसे कौन से हैं जहां कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे चाहे एनवायरमेंटलिज्म है तो डेवलपमेंटलिज्म है, ठीक है। जहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होगी तो वहां पे डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो डेवलपमेंटलिस्ट एकदम अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। इनको ब्रिज बनाना है तो पेड़ काटने हैं, ये कहते हैं नहीं पेड़ नहीं कटेंगे। तो इस तरह के जो भी सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, चाहे फिर सोसाइटी में ले लीजिए आप, ठीक है, पैट्रियार्की एक तरफ है, विमेन एम्पावरमेंट एक तरफ है, तो इन सारी चीजों पे ये जो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं इनमें आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एबिलिटी एनालाइज करने की है कि नहीं है, तब आप अपना एक मीनिंगफुल आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो ये डिमांड है यूपीएससी की, कीप इन माइंड दिस। तो उसके बाद जो है 5th पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल का जो पेपर होगा वो बैचलर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा और मास्टर से थोड़ा सा कम, यानी कि ऑनर्स लेवल पे आएगा, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनका जो ऑप्शनल का पेपर होगा दैट इज बैचलर डिग्री पे ही रहेगा, वो उसी लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई इसके बारे में। अब देखिए इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है यूपीएससी के, वो ये कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो पेपर है, जो पेपर ए और पेपर बी के नाम से जो जाना जाता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, उसमें 25% लाना है आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मैट्रिकुलेशन और उसके लेवल के ही होंगे, ठीक है, मतलब 10th लेवल के होंगे। कौन से पेपर? जो क्वालिफाइंग पेपर हैं, इंग्लिश का और लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज में मतलब जितने नॉर्थ इंडियन है हम सब लोग, तो हिंदी का पेपर है जो बेसिकली, ठीक है, 10th लेवल का ही होगा। और इसके भी टॉपिक अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। उसके बाद पॉइंट 3 में ये कह रहे हैं कि आपको जो क्वालिफाई कर लेंगे, जो क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, उन्हीं का जो है बाकी की कॉपियां चेक होंगी। अगर उसमें ही अगर वो फेल कर जाएंगे तो बाकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है ताकि बाकी की कॉपियां चेक हों और मेरिट में आप आ पाएं। क्वालिफाइंग पेपर में अगर इसमें फेल कर जाते हैं तो फिर जो है बाकी कितना भी अच्छा कर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वही वही वाली बात है जो मैंने बताई थी कि पेपर 1 to 7 जो है वो मेरिट के लिए काउंट होगा। और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन है वो कन्वेंशनल ऐसे टाइप होगा एक तरीके से, मतलब 3 घंटे जो है आपको लिखना होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको लिखने होंगे, सब हिंदी और इंग्लिश में होंगे, केवल उनको छोड़ के जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं जो अदर लैंग्वेजेस में हैं, लिटरेचर के जो पेपर होते हैं उनको छोड़ के, ठीक है। जो क्वालिफाइंग पेपर हैं उन पेपर में क्या पूछा जाता है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन होता है दिए हुए पैसेजेस का, 2-3 पैसेज होते हैं वो, फिर प्रेसी राइटिंग होती है, वोकैबुलरी, शॉर्ट एस्से लिखना होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखना होता है, हिंदी में भी लिखना होता है। जैसे इंग्लिश में आप देखें, इसमें भी वही वही सेम चीजें हैं, इंग्लिश के पेपर में भी और हिंदी के पेपर में भी, या फिर अदर लैंग्वेजेस जो भी हैं, ठीक है। इसमें भी फिर कुछ कंडीशन है, जो मणिपुर मिजोरम के हैं उनको ये पेपर देना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो खैर हम लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो ये पेपर देना है हिंदी में, हिंदी में ये सब चीज़ें आएंगी, हिंदी में पैसेज आएगा, प्रेसी राइटिंग होगी, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, पर्यायवाची वगैरह होंगे, उसमें शॉर्ट एस्से एक लिखना होगा, और उसके बाद जो है आपको जो है ये ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और इंग्लिश में जो है आपका वोकैबुलरी, एस्से और ये सब होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, 25% लाने हैं इसमें केवल। तो अब देखिए यहां से वो पेपर शुरू होते हैं जो मेरिट में काउंट होंगे, है ना। तो ऐसे को चूंकि असाइन कर दिया है पेपर 1, तो यहां से जो है फिर क्रोनोलॉजी शुरू होती है, जहां पे पेपर 2 आपका बन जाता है GS1, ठीक है। पेपर 3 आपका क्या बन जाएगा, GS2 का पेपर 3 कहलाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होइएगा जब भी पेपर 1 पेपर 2 की बात करें। अच्छा, एस्से क्या है, चूंकि 250 मार्क्स का है, तो आप यहां पे देखिए 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 1000 से 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में आपको जो है एक ऐसे लिखना है। तो यूपीएससी की जो ब्लैंक आंसर शीट आती है, जो मॉडल आपको बुक शॉप वगैरह पे मिल जाएगी, उस पर आप लिख करके देख लीजिए कि एक साइड में आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं, ताकि आप जो है 1000-1200 वर्ड्स के बीच में अपने ऐसे को खत्म कर पाए, ठीक है। हर एक सेक्शन में 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है। दोनों सेक्शन से एक एक ऐसे आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें से 2 ऐसे लिख दिए, है ना। तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी आते हैं और कुछ साफ साफ कभी कभी डायरेक्टली जो है टेंजिबल टॉपिक्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको नेम की रिलेवेंसी पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आ गया। अब जैसे ये देखिए, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड,
पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे है ना। तो इस तरह से, और इसमें देखिए थोड़ी गाइडलाइंस भी हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज योर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी ऐसे के बारे में। बाकी प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तक आप ऐसे अपना वीकली लिख सकते हैं, बाकी आपको 3 महीने प्रीलिम्स के लिए डिवोटेड करने ही है। बाकी की इसकी ऐसे की स्ट्रेटजी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो तो मैंने पहले भी बनाया हुआ था। संडे टू संडे एटलीस्ट एक ऐसे लिख लें, कम से कम जो है फ्लो ऑफ थॉट्स जो है वो आपका, वो आप एक दो बार समझ लें, बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए GS1 का जो है सिलेबस देखते हैं। 250 मार्क्स का वेटेज है GS1 का, ठीक है। और आप इसका टाइटल देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यानी कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, प्लस सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री के आप ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंडियन कल्चर, इसमें आपका जो भी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जो भी आपने प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा था उसको बस थोड़ा सा आपको और जो है डिटेल में पढ़ना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है किसी आर्ट फॉर्म पे तो आप उसको लिख सकें, ठीक है। अगर आपका जो है टेम्पल्स के आर्किटेक्चर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायग्राम छोटा सा बना लें, उसमें आप लिख सकें। तो वही है आपका नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो सफिशियंट है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा और आप इससे एसोसिएट कर लीजिएगा एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की आती है, ठीक है। पर उसमें आर्किटेक्चर उतना डिटेल में नहीं है, वो आप यहीं से पढ़िएगा नितिन सिंघानिया से ही, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल दोनों के लिए जो है आपका ये जो राजीव अहीर जी की स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की, वो अपने आप में सफिशियंट है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी कर दी है, थोड़ा उसके पेजेस भी बढ़ा दिए हैं। मोटी जरूर है लेकिन अपने आप में संपूर्ण है, तो आपको बिपिन चंद्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्री से मेंस के बीच में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि फ्रेश आपको ये दोबारा, देखो नई चीज़ नहीं पढ़नी होती उस दौरान, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो है आप 2-3 रिसोर्सेज भी होंगे ना तो फिर आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे कौन सा पढ़ें। तो एक ही रखिए इसको, ये अपने आप में सफिशियंट है, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल को आप देखेंगे तो प्री और मेंस दोनों में स्पेशल एम्फेसिस है नेशनल मूवमेंट को। और इसमें भी आप देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1757 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वहां से स्पेशल एम्फेसिस देना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, तो इसमें जो है आप एक बार जो है वो देख लीजिए, सारे के सारे जो है क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री के एपिसोड्स भी देख लीजिए, तो आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो कंसोलिडेशन था, उसके बाद जो है आप जो है बिपिन चंद्र की बुक मैंने पढ़ी थी सिंस इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैंडआउट्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका ये कवर हो जाएगा। एक क्रोनोलॉजी दिमाग में बननी चाहिए, इसलिए मैंने वो बताया आपको जो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मल लॉ की बुक आती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैंडआउट भी आते हैं, विजन आईएएस के भी रिसोर्सेज की उसमें जो है आपको ऐसी फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी आपका जो है नॉर्मल लॉ की जो बुक है वो तो है ही। तो यहाँ पे भी देखिए आप 18th सेंचुरी 1757 के वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह जो ब्रिटेन में चल रहे थे वहां से, फिर वर्ल्ड वॉर, फिर रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, ठीक है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज हो गई आपकी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। अब जब ये पॉलिटिकल फिलोसफीज आप पढ़ेंगे, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, जहां कहीं आईएसएम आ जाता है वो आइडियोलॉजी तो बनी जाती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर ये सारे के सारे आप इंडिविजुअली भी अगर आप कहीं से रिसर्च कर लेंगे, थोड़ी सी गूगल कर लेंगे तो फिर आपको जो है और समझ में आ जाएगा। बाकी ये इनमें एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो भी ये दी हुई हैं, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें जब इनविजिबल हैंड की बात करते हैं केन्स उसमें, ठीक है। सोशलिज्म में आप मार्क्स की बात हो गई यहाँ पे, फिर आपकी लेनिन की बात हो गई, फिर आपकी जो है यहाँ पे कम्युनिज्म की बात हो गई, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म का जो है वो थोड़ा सा लीनियंट वर्जन है, ठीक है। तो कम्युनिज्म हो गया आपका, तो ये मार्क्स से लेकर के आपका ये केन्स और एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ की थ्योरी थी कैपिटलिज्म की, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये 6 नंबर से लेकर 9th नंबर तक ये आपका हो गया सोसाइटी। सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी की 2 बुक्स आती हैं, एक तो इंडियन सोसाइटी हो गई, दूसरी आपकी हो गई सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, 2 एनसीईआरटी हैं दोनों, ठीक है। इनमें आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे ये साफ साफ दिख जाएगा आपको, सोशल एम्पावरमेंट और ये सब आइडियोलॉजी वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी चूंकि मेरा ऑप्शनल था तो मैंने कभी इस पे स्पेशल एम्फेसिस नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि इसमें जो है जीएस में आप पता क्या करिए, आप एक तो आपको जीसी लियोंग हो गया, ठीक है,
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सब आप जो है जीसी लियोंग हो गया, और आपका ये क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की कौन सी खुल्लर की बुक है, ठीक है, उससे आपको ये सब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब आपने एनसीईआरटी में पढ़े ही होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है जीसी लियोंग में और पिक्चर्स वगैरह देख लीजिएगा। और जो कुछ साइक्लोन वगैरह में आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, एंटी साइक्लोन और सब में, तो फिर आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपका जो है ना विजुअलाइजेशन ठीक हो जाएगा। स्कॉलरली कुछ जो लोग जिन्होंने वीडियोस अपलोड किए हों वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। सुनामी वगैरह की जो जितने भी आपके जियो फिजिकल फिनोमिना है, तो इस तरह से जो है आपका जीएस पेपर 1 जो है वो हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। इसके रिसोर्सेज एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, नितिन सिंघानिया हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बाद आपकी जो है नॉर्मल लोब हो गई, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैंडआउट हो गए, और उसके बाद में आपका जो है एनसीईआरटी हो गया आपका, ठीक है, 2 एनसीईआरटी हो गई आपकी फिर सोसाइटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपकी जीसी लियोंग हो गई, एनसीईआरटी हो गई, और जो भी आपकी जो फिजिकल फिनोमिना है इनमें कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा। साथ ही साथ करंट का याद रखिएगा, ज्योग्राफी में थोड़ा सा करंट बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बाकी इनमें सब में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। अब आते हैं पेपर 3 पे, जो कि जीएस पेपर 2 है। ये भी 250 मार्क्स का ही है, 2 स्लाइड्स में इसका सिलेबस है। और क्या क्या कंसिस्ट करता है ये, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। पॉइंट नंबर 1 से लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और पॉइंट नंबर 9 तक जो है आपका, ये आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा, प्लस आपका एक सेकेंड एम लक्ष्मीकांत हो गया आपका, प्लस अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी, ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूं करंट में क्या कहां कहां जाना है। करंट में अभी देखिए एक एक करके आते हैं, पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, सब एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। आप उसकी इंडेक्स में देखेंगे आपको बिल्कुल एज इट इज आपको वो मिल जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट्स का रिलेशनशिप पे आपको सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा पूरा, उसके चैलेंजेस भी मिल जाएंगे आपको। फेडरल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा करंट से भी जोड़ लीजिएगा, जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को लेकर कई बार झगड़ा होता रहता है, स्टेट लिस्ट और जो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन, ठीक है, पंचायती राज तक जो डिवोल्यूशन नहीं हो पाता है, फिर फाइनेंस कमीशन की जो है आपकी रिकमेंडेशन, ये सब चीजें जो है देखनी होती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, तो अब जिसमें वाटर टाइट मॉडल भी आता है आपका, ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू का, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनका जो है सेपरेशन एकदम वाटर टाइट नहीं होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहने चाहिए। तो इन सब के बीच में इनको लेकर के जो भी केस स्टडीज हैं, ठीक है, जिसमें जो है चाहे आपका जो 99th अमेंडमेंट एक्ट जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो मान रहा था कि जो है वो जुडिशरी पे लेजिस्लेचर का जो है इंक्रोचमेंट है उसकी पावर्स पे, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत हाई उसके होते हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ठीक है, अब इसमें क्या ना, इसमें कई बार बड़े विचित्र विचित्र क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी आप जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी आप खोल के देख सकते हैं। और जैसे यूएस का जो है सुप्रीम कोर्ट और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है, ये लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। फिर यूके का जो पार्लियामेंट्री वेस्टमिंस्टर मॉडल है, इंडिया का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, इनमें आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे जो है मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कहाँ पे जो है रिपब्लिक है, रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या अंतर होता है ना, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इश्यूज जो भी हैं, वो आपका इश्यूज जो है ना, वो आपको करंट में चल रहे इश्यूज पे ध्यान देना है, बाकी स्टैटिक पोर्शन तो आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। इश्यूज करंट में कहां से मिलेंगे आपको, विजन आईएएस की पीटी 365, इससे अच्छा कोई मैटर नहीं मिलेगा आपको करंट का कवर करने का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, तो इसमें भी आपको जो सारा का सारा आपको लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। गूगल करके अगर एक बार आरपीए देख लेंगे, उसमें भी आपको कई जगह पे समरी मिल जाएगी, कुछ वेबसाइट्स पे पड़ी हुई, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैच्यूरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये है कि रिवर्स जो है स्टडी करके आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर से आप वापस आ जाइए यहाँ पे सिलेबस पे, उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं,
ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको वो ऑब्जेक्टिव उस पॉलिसी का, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, टेक्नोलॉजी कितनी उसमें ऐड की जा सकती है, क्या कितनी वो एक्सक्लूसिव है कि नहीं एक्सक्लूसिव है। तो ये जो एनालिटिकल अप्रोच है वो थोड़ी सी आपको रखनी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कोई क्वेश्चन आता है, उनकी डिजाइन पे, इंप्लीमेंटेशन पे, तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बात हो गई, एक तो आपकी हो गई एम लक्ष्मीकांत की अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा सोर्सेज की बात हो गई, जिसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट हो गई आपकी, और पीआरएस की वेबसाइट बिल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी 365 तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पीटी 365 दो तरीके की आती है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, ठीक है। तो दोनों में लगभग टॉपिक आपको सेम ही मिल जाएंगे, बस थोड़े से इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म होता है मेंस वाले में। पीआरएस की वेबसाइट में आप पॉलिसी वाले सेक्शन में जाकर के भी जो है बिल्स की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 हो गया भैया। अब इसमें भी आधा हुआ है जीएस पेपर 2, आधा है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए उधर गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज अगर आपके आते हैं गवर्नेंस वाले, ठीक है, इसमें आपको क्या है ना, एआरसी की समरी आपको मिल जाएगी, कुछ लोगों के ने डाल भी रखी है, वेबसाइट्स पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी अपने कंपाइलेशंस आते हैं गवर्नेंस के। तो वहां से आप जो है, जैसे आपके ये रोल ऑफ एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए आपके, और जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हो गए, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। जो भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, चाहे माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की चल रही हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए चल रही हैं, उन सब की जो स्कीम्स हैं उनका कितना आउटकम रहा है, कैसा उनका जो उन स्कीम्स पे आप जो है उनकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स जो है दिखा सकते हैं, उनमें आप जो है वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बॉडीज कंस्टिट्यूट हुई हैं अभी तक इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए, इन वल्नरेबल सेक्शन के लिए, चाहे नेशनल कमीशन फॉर एससी हो, नेशनल कमीशन फॉर एसटी हो, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी हो, ठीक है, नेशनल कमीशन जो हाई कमिश्नर फॉर द पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज हो, तो इन सब में जो है इनकी ये बॉडी बनने के बाद में इनके बेटरमेंट के लिए कितना बेटरमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, इसमें भी वही है आपका, ठीक है। हेल्थ सेक्टर से लेकर के एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई है आपकी, हेल्थ को लेकर के हो गई आपकी कि हमारा जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, या फिर एल्डरली के लिए अलग है, चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, ये सब चीज़ें। पोवर्टी एंड हंगर, अब आप देखेंगे ना, ये पोवर्टी एंड हंगर हो गया आपका, और ये हेल्थ वगैरह हो गया, ये आपका जीएस पेपर 3 से भी ओवरलैप करेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको एआरसी में ही मिलेगा, ये सिटीजन चार्टर है, ट्रांसपेरेंसी है, और तो ये आपका जो ई गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप गूगल करेंगे कई बार, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जो है उनके नए इनिशिएटिव्स ई गवर्नेंस के मिल जाएंगे, पीटी 365 में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। योजना में भी कभी कोई टॉपिक आता है, तो मतलब यू हैव टू बी अवेयर, आपको बिल्कुल वॉच करते रहना है, कौन सा नया जो भी डेवलपमेंट है, करंट अफेयर को बिल्कुल फिल्टर करते रहना है, ठीक है। जो भी आपको लगे कि यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसको बिल्कुल एक साइड में रख करके उसकी जो है बिल्कुल रिपोजिटरी तैयार कर लीजिए। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी आपको जो है प्रॉपर एक टॉपिक मिल जाएगा एआरसी में, ठीक है। तो एआरसी की समरी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस का टॉपिक वही कवर कर देती है, नहीं तो आप जो है वाजीराम का भी जो है आपको कंपाइलेशन आता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ठीक है। तो इंडिया जापान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, ये सब तो आपको हो ही गए। इसके लिए मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी बताया था, ठीक है, कि कैसे हमको जो है पहले ट्रेड है, फिर आपको जो है इकोनॉमिक है, फिर आपका जो है सॉफ्ट पावर है, फिर जो है हमारा टेररिज्म पे क्या इंस्टेंस है, फिर उनका जो है तो इस तरह से जो है आप पूरा फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि हमारे जो नेबर्स के साथ में क्या क्या पैक्ट हुए हैं, उनके साथ में टेक्नोलॉजी को लेके क्या पैक्ट हुए हैं, ठीक है, डिफेंस को लेके क्या पैक्ट हुए हैं, तो इसका पूरा फ्रेमवर्क आप बना लीजिएगा, तो आपको इस तरीके के आंसर लिखने में आसानी हो जाती है। आईआर पे जो भी करंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, सी राजा मोहन के आर्टिकल्स जो हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस से आप उनको भी देख सकते हैं, तो आपके रीसेंट डेवलपमेंट कवर होते जाएंगे। बाइलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या, वही ग्लोबल ग्रुपिंग्स और वो एग्रीमेंट्स, वो बाइलेटरल और रीजनल ग्रुपिंग्स जो इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं, तो मतलब इंडिया को इम्पैक्ट करने वाली जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है, इन सबको जो है आपको स्टडी कर लेना है। रिसेंट जो भी उनके समिट्स वगैरह हुए हैं उनको आप देख लेना है कि भाई हमारा जो है उसमें किस तरीके से हित जुड़ा हुआ है, किस तरीके से अहित हो सकता है, कोई और ग्रुपिंग कर रहा है तो,
ठीक है, जरूरी नहीं है इंडिया उसमें पार्टी हो, उसमें उस ग्लोबल ग्रुपिंग में। हो सकता है वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक काउंटर करने के लिए जो है चाइना कोई अलग अलग ग्रुपिंग कर रहा है, या फिर मतलब जो है कभी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कोई पैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको नजर बना के रखनी है आईआर पे। राजीव सीकरी की बुक एक आती है, ठीक है, उससे आप जो है फंडामेंटल्स जो है वो आईआर के आप अपने कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना लेटेस्ट डेवलपमेंट ट्रैक कर सकते हैं। तो सेम यही पॉइंट ये भी है, यही पॉइंट ये भी है, ठीक है, आईआर से रिलेटेड ही है। बाकी आईआर को लेकर के मैं भी कुछ वीडियोस भविष्य में अभी बनाऊंगा, तो फिर आप जो है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब जरा जीएस पेपर 3 की तरफ। ये भी 250 मार्क्स का होता है, और इसमें देखिए क्या कंप्राइज करता है ये पेपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेजर थीम्स हैं जो इस पेपर को कंप्राइज करती हैं। ब्रेक डाउन नीचे है। ये पेपर पूरी तरह से जो है करंट बेस्ड ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है करना है आपको, मतलब फंडामेंटल्स पहले क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप करंट से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है आप कुछ बुक्स को रेफर कर सकते हैं, जैसे श्रीराम आईएएस का जो है इकोनॉमी के हैंडआउट आता है पूरा, मतलब उसकी एक कंपाइलेशन आता है। या फिर जो है आप मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, murnal.org पे जाके, या फिर जो है आप उनकी जो यूट्यूब पे जाके, या मृणाल सर का अपना हैंडआउट भी आता है, ठीक है, वो अपने आप में सफिशियंट हो जाता है पूरा, कुछ नहीं उसके आगे पीछे देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें करंट भी कवर कर लेते हैं। और ये मेजर ये सब चीज़ें हैं ना, फूड प्रोसेसिंग और लैंड रिफॉर्म्स छोड़ दीजिए, ये सब आपकी सब्सिडीज़ वगैरह, ये सब उसमें अच्छे से कवर कर लेते हैं। फिर भी आपको जो है ऑप्शंस ये हैं कि श्रीराम आईएएस हो गया, मृणाल का जो है मृणाल सर का पूरा हैंडआउट हो गया, वीडियोज़ हो गए, इन दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है। और अगर आप इनमें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है रमेश सिंह करके एक बुक आती है, ठीक है, पर थोड़ी बल्कि हो जाती है, कॉन्सेप्ट उतने क्लियर तो होते नहीं, मैंने तो मतलब मैं रेफर नहीं करता उसको ज़्यादा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी हो गई आपकी, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये देखिए वो टॉपिक्स हैं, जैसे आप ये सोचिए प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, क्या थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, ठीक है। तो मतलब एक लास्ट माइल पे जो पर्सन खड़ा हुआ है, जो डेवलपमेंट में पीछे छूट गया है, उसको भी अपने एम्बिट में ले आए, वो डेवलपमेंट का मॉडल जो है उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, वो ग्रोथ का मॉडल, ठीक है। तो इससे जो जो इश्यूज हो रहे हैं, जो पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है, तो इस तरीके की एनालिटिकल स्किल्स के साथ में आपको आंसर लिखने होंगे, क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी की बेसिक हो गई, ये जो ग्रोथ वगैरह जो हो गई, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी जो भी है, ये सारी स्टैटिक चीजें हैं आपकी, जो फंडामेंटल्स हैं, ये आपको चाहे जो है ये जो मैंने बताया इससे, या फिर जो है आप मृणाल सर का वो जो है उससे देख सकते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग कुछ नहीं है, बजट है सरकार का, ठीक है। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। अब देखिए यहाँ पे ना ज्योग्राफी आ गई थोड़ी सी, ठीक है, ज्योग्राफी से ओवरलैप करता है, इसलिए कुछ लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इरिगेशन के टाइप्स हो गए आपके, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ठीक है। अब उन इश्यूज में क्या दिक्कतें आई हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या दिक्कतें आई हैं, और जो है जो वाटर लेवल से लेकर के आपकी सैलिनिटी से लेकर के प्रोडक्टिविटी से लेकर के जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर कवर करने रहते हैं, ठीक है। फिर एमएसपी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज हो गई, प्लस अब इसमें फिर वो ऐड हो जाता है आपका डब्ल्यूटीओ वाले इश्यूज भी इसी में आ जाते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच पूरी आपको जो है बनानी पड़ती है, ठीक है। बफर स्टॉक के इशू हो गए आपके, एफसीआई वगैरह के इश्यूज हो गए आपके, ठीक है। गोदामों में अनाज सड़ जाता है, लेकिन जो है गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, उनमें आपको आर्टिकल पढ़ते रहना है, करंट के इश्यूज आपको देखते रहने हैं, ठीक है। बाकी जो क्रॉप से रिलेटेड जो है ना, कुरुक्षेत्र में कभी कभी कुछ अच्छे आर्टिकल आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन में, ठीक है। तो इस पे भी आप अपनी नजर बनाए रखिए। फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, चाहे वो फूड पार्क्स वगैरह हो गए, मेगा पार्क वगैरह जो भी बनते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए प्रॉपर एक हैंडआउट आता है, वाजीराम का भी आता है, विजन का भी आता है, तो वो आप देख सकते हैं। नहीं तो जो है जो बिपिन चंद्र की बुक है आपकी, जो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसमें लैंड रिफॉर्म पे सेपरेट चैप्टर्स हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसमें लैंड सीलिंग वगैरह जो है सब समझाई गई है आराम से। फिर उसके बाद ये सारी सारी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं, ये सारे के सारे आपके उसी से जो है, जो आप मृणाल सर के वीडियोस देखेंगे या उनका हैंडआउट देखेंगे, या फिर जो है आप रमेश सिंह की बुक देखेंगे या श्री राम की बुक देखेंगे, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
अब देखिए आगे जो चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसमें चाहे नासा के कोई भी मिशन हो, इसरो का लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट हो, चाहे आपका जो है फिर इसमें क्रॉप को लेके जीएम क्रॉप वगैरह हो, या आपकी जीन टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस पे नज़र बना के रखनी है, और आपको इनके पूरे जो है मतलब आस्पेक्ट्स और इनके जो पूरी स्वॉट एनालिसिस कर लेनी है एक तरीके से, ये समझिए। ठीक है, तो जो भी इंडिया के अचीवमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब आपको ऐसे कवर करना है। पीटी 365 मेंस विजन आईएएस का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आपको जो है करंट इश्यूज का होलिस्टिक कवरेज दे देगा। ठीक है, जिसमें आपको ये सब फील्ड्स मिलेंगे, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी कुछ अगर आपको हल्का फुल्का लगे भी कि जो ट्रेडिशनल है स्टैटिक टाइप का कुछ है इसमें, तो वो आप अपना जो है देख सकते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे एआरसी में प्रॉपर जो है चैप्टर है और अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो एआरसी का कंपाइलेशन आपको जो है उसका मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो, जीएस स्कोर क्या है शायद। ठीक है, जीएस स्कोर का, ठीक है, उसका आपको मिल जाएगा। डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो नक्सलवाद वगैरह इसमें आ जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इनके आप जो है कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो आपको जो ये सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। बाकी करंट का जो मैगजीन आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की भी मैगजीन आती है, पीटी 365 मेंस की विजन की, वो भी अपने आप में सफिशियंट है मतलब। और बाकी स्टैटिक के लिए जो भी आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी से जो भी चैलेंजेस हैं, उसके लिए आपकी अशोक कुमार आईपीएस की जो एक बुक आती है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आप रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं, उसी में आपको ये वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज और उनका मैंडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर 3 कंप्लीट हो गया आपका। तो पेपर 2 की बात हो गई, पेपर 3 की बात हो गई, अब हम लोग पेपर 4 की तरफ पढ़ते हैं आगे। देखिए जीएस पेपर 4 जो है ना, जिसको बोलते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर, ठीक है, ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है, 3 घंटे में 3 आवर्स में ये कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो केस स्टडीज दी जाती हैं वो इतने लिमिटेड वर्ड्स में खत्म कर पाना ही मुश्किल हो जाता है काफी। ठीक है, इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक तो आपका होता है स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, और एक आपका होता है केस स्टडीज, सॉरी केस स्टडीज। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको सबकी वोकैबुलरी और डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। ये पेपर देखिए क्या कहता है, दिस विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज। ठीक है, अब आप पब्लिक में डील कर रहे हैं, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है नॉन पार्टिसनशिप होनी चाहिए, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके अंदर अब फिर इसमें मोरल डिलेमाज, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या मोरली राइट है, क्या एथिकली राइट है, क्या मोरली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक पोर्शंस हैं। ये आप या तो लेक्सिकन की बुक ले लीजिए आप, ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, या फिर आप सुब्बाराव की ले लीजिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, सॉरी, बाकी आपकी ये केस स्टडीज। ठीक है, तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज हो गई हैं आपकी। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी यूटिलिटी। ठीक है, फिर जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स हैं, इसमें आपके प्लेटो हो गए, ठीक है, आपके जॉन लॉक हो गए, बुद्धा हो गए, महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए। तो इन सब के इंडिया और वर्ल्ड के जो भी ये मोरल थिंकर्स रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, ये आप जो है एक बार तैयार कर लीजिएगा, इनकी रिपोजिटरी तैयार कर लीजिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जस्टिस माइकल सैंडल के। ठीक है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी वहां से। ठीक है, बाकी ये बुक हो गई है आपकी, और लिमिटेड वर्ड्स में लिखने की दिक्कत है, तो कम से कम प्री से पहले जो है आप लिख के तो देख ही लें 4-5 बार जो है पेपर, ये जीएस पेपर 4 का। ठीक है, और इस पे सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सारी वोकैबुलरी एक ही वीडियो में जो है स्टैटिक पोर्शन में जो प्रोबेबल जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, या जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं जो इस पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन पे एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, प्लस केस स्टडीज की अगर बात करें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जीएस स्कोर की आपको कुछ फाइल्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो उसमें आप जो है केस स्टडीज देख सकते हैं। बाकी जी इनमें सुब्बाराव में भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज भी हैं, कौन सी डील करती है मोरल डिलेमा में, कौन सी डील करती है आपकी एथिकल डिलेमा में, कौन सी डील करती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी में, कौन सी डील करती है इम्पार्शियलिटी में। ठीक है, और जस्टिस माइकल सैंडल के वीडियोस तो हो ही गए। ठीक है,
तो इतनी सारी बातें हो गई अपनी, और बाकी इस पे सेपरेट वीडियो बाद में बना लेंगे एथिक्स को डिटेल में बात करते हुए, ठीक है। इसके बाद फिर जब ये सारे पेपर हो जाते हैं जीएस के, फिर आपको एक दिन का गैप मिलता है और आपका फिर आ जाता है ऑप्शनल। ये रही वो ऑप्शनल की लिस्ट, आराम से चूज करिए किसमें इंटरेस्ट है, क्या करना है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे तब डिटेल में। जो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा था, और ज्योग्राफी पे हम लोग बहुत डिटेल में, मैंने एक्सेल फाइल भी बनाई हुई है, ठीक है, तो जिसमें जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसमें हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम की चैनल को चाहें तो ज्वाइन कर लें आप, और नहीं तो पढ़ते तो रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।